हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 10 विज्ञान विषय के एमसीक्यू की सीरीज में हमने अध्याय 1 के सभी महत्वपूर्ण एमसीक्यूज को बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया है। उसी कड़ी में आज हम अध्याय 2, जिसका नाम है अम्ल, सारक एवं लवण, के सभी महत्वपूर्ण एमसीक्यूज को हम डिस्कस करेंगे। हमने चैप्टर की व्याख्या बहुत अच्छे से पढ़ ली है। इसके पाठ के भीतर दिए गए प्रश्न और अभ्यास के समस्त प्रश्नों को भी मैंने बहुत अच्छे से हल करा दिया है। वो सब क्लासेस आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगा, वहां जाके आप उन क्लासेस को आराम से देख सकते हैं। तो आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे चैप्टर 2 के सारे महत्वपूर्ण आपके बहुविकल्पीय प्रश्नों को। तो चलिए क्लास हम शुरू करते हैं। देखें, पहला प्रश्न आपके सामने दिया हुआ है कि कोई विलयन है जो लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो इसका पीएच मान संभवतः क्या होगा। तो हमने चैप्टर की व्याख्या के दौरान बहुत अच्छे से पढ़ा है कि जो अम्ल है, अम्ल क्या करते हैं, अम्ल नीले लिटमस को लाल करते हैं। अम्ल क्या करते हैं, अम्ल नीले लिटमस को क्या कर देते हैं, नीले लिटमस को लाल के अंदर बदल देते हैं। वही जो आपके सारक होते हैं वो लाल लिटमस को नीले लिटमस में बदल देते हैं, है ना। लाल लिटमस को नीले में बदलते हैं सार। फिर हमने पीएच स्केल भी पढ़ी थी, जहां पर हमने देखा था कि अम्ल की पीएच वैल्यू 0 से 7 के बीच में होती है और सारक की वैल्यू आपके 8 से 14 के बीच में होती है ना। और 0 से 6 आप लिख लो, ऐसे 0 से 6 तक होते हैं अम्ल। और आपका जो 7 है पीएच वैल्यू, वो किसकी होती है, वो होती है उदासीन विलयन की। इसकी होती है उदासीन विलयन की। तो यहां पर देखो, लाल लिटमस को नीला कर रहा है, इसका मतलब वो क्या है, इसका मतलब वो सारक है। और सारक की पीएच वैल्यू 8 से लेकर 14 के बीच में होती है। तो यहां पर जो आपका क्या होगा, जो आपका सारक होगा उसकी पीएच वैल्यू कितनी होगी, उसकी पीएच वैल्यू 10 होगी। कितनी होगी, उसकी पीएच वैल्यू आपकी 10 होगी। आगे देखो दूसरा प्रश्न, एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल सूत्र क्या होता है, CH3COOH। CH3COOH ये आपका सूत्र होता है। किसमें पाया जाता है, तो एसिटिक अम्ल आपका पाया जाता है, वो पाया जाता है सिरका में। ठीक है। एसिटिक अम्ल के तनु विलयन के बारे में कौन सा अवलोकन सत्य है, कौन सा इसके बारे में कथन सत्य है, वो आपको बताना है। तो देखें, यह सिरका सी गंध देता है, यह प्याज की जैसी गंध देता है, यह सड़े अंडे जैसी गंध देता है, या सड़े मांस जैसी गंध देता है। तो देखो, एसिटिक अम्ल किसमें पाया जाता है, सिरका में, अतः यह सिरका के जैसी गंध देता है। किसके जैसी गंध देता है, सिरका के जैसी गंध देता है। अगला तीसरा, एल्कोहल में, एल्कोहल यानी कि आपका C2H5OH एथिल एल्कोहल या एथेनॉल में उबली पत्ती पर आयोडीन विलयन की कुछ बूंद डाल देने पर पत्ती का रंग कैसा हो जाता है। एल्कोहल के अंदर उबली हुई जो पत्ती है, यदि उस पर मैं आयोडीन की कुछ बूंद डाल दूं तो पत्ती का रंग कैसा हो जाएगा, वो आपको बताना है। तो पत्ती का रंग कैसा होगा, नीला काला होगा। कैसा होगा, नीला काला। चौथा, अपच, जिसे हम एसिडिटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एसिडिटी। होता क्या है उस केस में, हमारे शरीर के अंदर HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये क्या है, आपका अम्ल, यानी अम्ल के बढ़ने पर क्या हो रही है, एसिडिटी हो रही है। तो उसका उपचार करने के लिए हम किस औषधि का उपयोग करेंगे। अब देखो, अम्ल की मात्रा बढ़ रही है, तो अम्ल की मात्रा को कम करने के लिए हम क्या करेंगे, एंटा एसिड, एंटा एसिड यानी प्रति अम्ल का उपयोग करेंगे, जो अम्ल के साथ अभिक्रिया करके अम्ल के प्रभाव को खत्म करेगा। एंटा एसिड का मतलब है ये क्या होगा, ये आपका सारक होगा। जनरली ये क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। ये क्या होता है, ये सारक होता है, जो अम्ल के साथ अभिक्रिया करके अम्ल के प्रभाव को क्या कर देता है, कम कर देता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर को आराम मिलता है। आगे पांचवा, किसी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है। किसी उदासीन विलयन का जो पीएच मान है वो कितना होता है, तो वो होता है 7। कितना होता है, 7 होता है। तो देखें, हमें पता है कि उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, तो 7 होता है। आगे बात करें, निम्नांकित में से कौन लवण है।
इनमें से लवण कौन सा है वो हमें बताना है। तो देखें HCl ये आपका क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड ये आपका सार है। फिर NH2OH ये भी आपका सार है, क्योंकि देखो यहाँ पर OH जुड़ा हुआ है वो सारक है, और यहाँ पर HCl इसके अंदर H प्लस है तो ये आपका अम्ल है। बाकी K2SO4 ये क्या है, ये आपका एक लवण है, पोटेशियम सल्फेट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सातवां, किसी लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है। हमें क्या करना है, लाल तप्त आयरन पर आयरन की अभिक्रिया किससे करवानी है, जल से। तो क्या प्राप्त होगा वो हमें बताना है। तो ऐसी स्थिति में प्राप्त होगा Fe3O4, और कौन सी गैस निकलेगी यहाँ पर, हाइड्रोजन गैस, है ना। तो यहां पर हम संतुष्ट कैसे करेंगे, देखो 3 यहां पर ये हो गया संतुलित। तो जब आयरन की अभिक्रिया जल के साथ करवाई जाती है तो क्या बनता है आपका फेरिक ऑक्साइड Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन गैस आपकी बाहर निकलती है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। आगे, हमारे शरीर में जो पीएच है वो कितने परास के बीच कार्य करता है। तो हमारे शरीर का जो पीएच है वो जनरली 7 से लेकर 7.8 के बीच में कार्य करता है। अगला, बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र क्या है। तो देखो जो बेकिंग पाउडर है जिसे हम बेकिंग सोडा कहते हैं, उसका जो सूत्र है वो है NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। Na2CO3 क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट। ये CaCO3 क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। और NaNO3 क्या है, सोडियम नाइट्रेट। ठीक, ये आपको सूत्र भी याद होने चाहिए। पहला है सोडियम कार्बोनेट, ये कैल्शियम कार्बोनेट, ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और ये सोडियम नाइट्रेट। अगला, निम्नलिखित में से कौन विजातीय यौगिक है। देखो सोना पत्थर CaCO3 कैल्शियम का यौगिक है, खड़िया ये भी कैल्शियम का यौगिक है, संगमरमर ये भी कैल्शियम का यौगिक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस ये CaSO4 आप H2O ये अलग है। ठीक है, बाकी तीनों सेम है, और ये आपका डी वाला अलग है। आगे, निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान सारक विलयन का मान देता है। देखो पीएच किसकी वैल्यू, सारक की वैल्यू 8 से लेकर 14 के बीच में होती है, तो यहां पर जो 13 है वो किसी सारीय विलयन का पीएच होगा। 12वां, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। देखो सोडियम क्लोराइड इसके जलीय विलयन से क्या विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह क्या बनाता है, यह बनाता है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। और आपकी क्या बनता है, और आपका बनता है देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, और आपकी कौन सी गैस बाहर निकलेगी, यहाँ पर क्लोरीन गैस बाहर निकलेगी। तो यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन गैस के निर्माण की वजह से ही, क्लोरीन की निर्माण की वजह से कौन सा शब्द जुड़ा है, क्लोर, और ये क्या है, सार। इस वजह से अभिक्रिया को कहते हैं क्लोर सार अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, क्लोर सार अभिक्रिया। अगला, निम्नलिखित में से कौन आपका प्रबल अम्ल है। लैक्टिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और फॉर्मिक अम्ल। तो जो आपका सल्फ्यूरिक अम्ल है H2SO4 ये क्या है, ये आपका एक प्रबल एसिड है। आगे 14वां, निम्नलिखित में से कौन सारक नहीं है। बताना है इनमें से कौन सारक नहीं है। तो इनमें से जो NaCl है सोडियम क्लोराइड ये आपका क्या है, ये आपका एक लवण है, ये सार नहीं है। 15वां, निम्नलिखित सारकों में से कौन प्रबल सारक है। देखो NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इनमें से सबसे प्रबल है वो है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, जो पहला है सूत्र वो किसका है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का। किसका है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। दूसरा किसका है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और ये किसका है, कॉपर हाइड्रोक्साइड का, कॉपर हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो सबसे प्रबल कौन सा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। आगे,
लिटमस विलयन जो बैंगनी रंग का रंजक होता है, यह किस पदार्थ का बना होता है? तो यह बना होता है लीचेन नामक पदार्थ। किसका बना होता है? लीचेन नामक पदार्थ का बना होता है आपका क्या? आपका लिटमस विलयन। ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता? देखो, मेथिल ऑरेंज, फिनोल्फथेलिन, हल्दी और मूली। तो हमने चैप्टर की व्याख्या के दौरान बहुत अच्छे से पढ़ा था कि जो आपके सूचक होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3। कौन कौन से? एक प्राकृतिक सूचक, दूसरे आपके कृत्रिम सूचक या संश्लेषित सूचक, और तीसरे होते हैं वो होते हैं आपके गंधीय सूचक, है ना। सूचक क्या काम करते हैं? ये किसी भी विलयन में अम्ल या क्षारक की उपस्थिति को दर्शाते हैं। प्राकृतिक सूचक कौन कौन से थे? उसमें हमने देखा था लिटमस, फिर हमने देखा था लाल पत्ता गोभी, फिर हमने देखा था हल्दी और हाइड्रेजिया फूल के पौधे। हाइड्रेजिया फूल के पौधे ये हमने देखे थे प्राकृतिक में। कृत्रिम में कौन कौन से देखे थे? इसमें देखा था हमने मेथिल ऑरेंज और फिनोल्फथेलिन, ये 2 हमने देखे थे कृत्रिम सूचक में। फिर गंधीय सूचक में हमने देखा था प्याज, फिर लौंग का तेल, वेनिला, ये सारे हमने देखे थे गंधीय सूचक में। तो इनमें से कौन सा नहीं है? मूली। यह आपके किसी भी प्रकार का कोई सूचक नहीं होता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन गंधीय सूचक नहीं है? देखो, वेनिला होता है, प्याज होता है, लौंग का तेल होता है, लेकिन जो आपका शकरकंद है वो नहीं होता है। आगे, निम्नलिखित में से कौन द्विसारकीय अम्ल है? कौन सा अम्ल है? द्विसारकीय अम्ल है, ये आपको बताना है। तो इनमें से जो आपका द्विसारकीय अम्ल है वो है आपका H2SO4। कौन सा है? H2SO4। ये आपका क्या है? एक द्विसारकीय अम्ल है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पोटास एलम होते हैं क्या? पोटास एलम। तो पोटास एलम एक द्विक लवण होते हैं। क्या होते हैं? एक द्विक लवण होते हैं। 21वां, एसिटिक अम्ल CH3COOH एक दुर्बल अम्ल है, क्योंकि ये एक दुर्बल अम्ल क्यों है? इसका कारण है कि जलीय विलयन के अंदर बहुत कम मात्रा में क्या करते हैं? OH- आयन उत्पन्न करते हैं। इस वजह से ये आपका एक दुर्बल अम्ल है। 22वां, निम्नलिखित में से सबसे प्रबल लवण कौन सा है? तो इनमें से जो सबसे प्रबल लवण है वो है आपका NaCl, सोडियम क्लोराइड। 23वां, दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन प्राय होता है। तो हमारे दांतों का क्षय कब प्रारंभ हो जाता है? जब pH वैल्यू 5.5 से कम होती है। जब हमारे मुंह की pH वैल्यू 5.5 से कम होती है, यानी मुंह का जो प्रभाव है वो अम्लीय होता है, उस समय दांतों का क्षय होना शुरू होता है। तो जितने भी हम दंत मंजन यानी टूथपेस्ट काम में लेते हैं वो कौन सी प्रकृति के होते हैं? वो सब आपके क्षारीय प्रकृति के होते हैं। अगला, शुद्ध जल की pH वैल्यू कितनी होती है? तो 7 होती है। 25वां, जब CO2 गैस को पानी में घोला जाता है तो विलयन का pH क्या होता है? जब CO2 को पानी के अंदर घोला जाएगा तो विलयन का जो pH है वो क्या होगा? 7 से कम होगा, क्योंकि उस अम्लीय वो विलयन होगा, वो कैसा होगा? वो विलयन अम्लीय होगा। अगला, निम्न में से कौन से धातु ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करके धातु हाइड्रोक्साइड बनाएंगे? इनमें से ऐसी कौन सी धातु है जो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करके क्या करेगी? ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करके आपके क्या बनाएगी? आपके धातु के हाइड्रोक्साइड बनाएगी। क्या बनाएगी? धातु के हाइड्रोक्साइड बनाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो वो होगी धातु आपकी सोडियम और पोटेशियम। कौन सी होगी? सोडियम और पोटेशियम। ये जो धातु है ये आपकी ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगी? आपके धातु के हाइड्रोक्साइड बनाएगी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 27, निम्नलिखित में से किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है? तो इनमें से जो आपका विलयन है वो कौन सा विलयन है जिसका उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाएगा? ये आपको बताना है। तो देखो, दीवारों की सफेदी करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? चूना पत्थर का उपयोग करते हैं। तो उपयोग करते हैं, चूना पत्थर का उपयोग करते हैं।
और उसका सूत्र क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम बिना बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। 28, निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है? बुझे हुए चूने का सूत्र कौन सा है, यह आपको बताना है। इसका सूत्र बुझे हुए चूने का, बुझे हुए चूने का जो सूत्र है वो है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आगे, लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का पीएच कितना है? लवण Na2CO3 ये कैसा विलयन है? ये आपका एक क्षारीय विलयन होता है, तो उसकी पीएच वैल्यू क्या होगी? 7 से ज्यादा होगी। एसिटिक अम्ल CH3COOH, देखो इसका IUPAC नाम बताना है। तो यहां पर कार्बन 2 है यानी एथेन, प्लस यहां पर कौन सा समूह है? COOH यानी कि ओइक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल है, तो ओइक अम्ल, तो नाम क्या हो जाएगा? एथेनोइक अम्ल। क्या होगा? एथेनोइक अम्ल। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला कर देगा? तो लाल लिटमस को नीला कौन करेगा? तो लाल लिटमस को नीला करेगा क्षारीय विलयन, और क्षारीय विलयन कौन से आयन देते हैं? OH माइनस आयन। 32वां, कोई विलयन नीले लिटमस को किसमें बदल रहा है? लाल में, तो इसका पीएच कितना होगा? देखो नीले को किसमें बदल रहा है? लाल में, यानी वो क्या होगा? अम्ल होगा, और अम्ल की पीएच वैल्यू क्या होती है? 7 से कम होती है, तो उसकी पीएच वैल्यू कितनी होगी? 5 होगी। आगे, ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? ऑक्जेलिक अम्ल किसमें पाया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल आपका पाया जाता है, वो पाया जाता है टमाटर के अंदर। इसमें पाया जाता है, वो पाया जाता है आपका टमाटर के अंदर। टमाटर के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है? आपका ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। फिर संतरा में कौन सा अम्ल होता है? तो संतरा के अंदर आप सबने पढ़ा होगा, संतरा के अंदर होता है सिट्रिक अम्ल। कौन सा अम्ल? सिट्रिक अम्ल। सिरका में कौन सा होता है? सिरका में होता है एसिटिक अम्ल। कौन सा? एसिटिक अम्ल। और इमली में कौन सा होता है? इमली में होता है आपका टॉर्ट्रिक अम्ल। आगे बढ़ते हैं। एक छात्र जांच प्रश्नली, एक छात्र जांच प्रश्नली में लिए गए सोडियम बाइकार्बोनेट यानी NaHCO3 के तनु विलयन में सार्वभौम सूचक की कुछ बूंद डालता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा रंग दिखेगा? कोई छात्र है, वो एक जांच प्रश्नली ले रहा है और उसमें सार्वभौमिक सूचक की कुछ बूंद डाल रहा है, तो विलयन का रंग कैसा दिखेगा? कैसा दिखेगा? नीला दिखेगा। अगला 35वां, एक जांच प्रश्नली में लिए गए विलयन में एक लोहे की कील को डुबाया गया। आधे घंटे के बाद देखा गया कि विलयन का रंग परिवर्तित हो चुका है। उस जांच प्रश्नली में कौन सा विलयन था? तो उस जांच प्रश्नली के अंदर जो विलयन था वो था कॉपर सल्फेट का, क्योंकि जब आयरन की अभिक्रिया कॉपर सल्फेट के साथ होती है तो क्या बनेगा आपका? आयरन सल्फेट, और कॉपर क्या होगा? अलग विस्थापित होगा, क्योंकि जो आपका आयरन है वो कॉपर की तुलना में ज्यादा क्रियाशील होता है। इस वजह से ये कॉपर को उसके यौगिक से विस्थापित कर देगा। यानी यहाँ पर कौन सी अभिक्रिया होगी? यहाँ पर होगी आपकी विस्थापन अभिक्रिया, जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। आगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? आप सबको पता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है CaSO4 हाफ H2O, ठीक है, कैल्शियम अर्ध सेमीहाइड्रेट। आगे, CaSO4 हाफ CaSO4 2H2O, ये किसका सूत्र है? आपके जिप्सम का। किसका है? ये है आपके जिप्सम का। और Na2CO3 10H2O, ये किसका है? धावन सोडे का। ये सूत्र आपको अच्छे से याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं। लिटमस विलयन न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय, तब ये किस रंग का होता है? लिटमस विलयन जब ये न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय होता है, उस समय कौन से रंग का होता है? तो बैंगनी रंग का। 38, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय और क्षारकीय माध्यम में बदल जाती है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं गंधीय सूचक। 39, सभी धातु कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? सभी धातु कार्बोनेट और आपके हाइड्रोजन कार्बोनेट ये अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, ये आपको बताना है। तो अगर मैं धातु कार्बोनेट या धातु बाइकार्बोनेट की अम्ल के साथ अभिक्रिया की बात करूं, तो ये अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएंगे? लवण, जल और CO2। देखो यहां पर मैं अभिक्रिया जैसे लिख रहा हूं, HCl प्लस HCl अम्ल है, फिर Na2CO3, ये क्या है? धातु कार्बोनेट है।
तो बनाएगा क्या, यहाँ पर 2NaCl और क्या बनेगा, और CO2 और H2O। तो देखो ये क्या है, लवण है, ये CO2 और ये जल है, तो इनमें से सभी। ठीक है, जब धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अम्ल की विक्रिया होती है तो क्या बनता है, लवण, जल और CO2। और जो सार है वो सार धातु कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगला, सभी अम्लों में पाया जाता है। सभी अम्लों के अंदर क्या पाया जाता है, तो सभी अम्लों के अंदर आपका हाइड्रोजन आयन के रूप में पाया जाता है। हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक क्या होते हैं, तो सभी यौगिक अम्लीय होते हैं। जल में घुलनशील सारक को क्या कहते हैं, उन्हें बच्चों हम सार कहते हैं। पीएच में पी किसका सूचक है, वो सूचक है पोटेंस यानी कि पुशांश पावर का। एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत कौन सा है, आपका सिरका है। सिट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है, आप सबको पता है, अभी मैंने बताया था, वो क्या है, संतरा और नींबू है। टॉर्ट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है, टॉर्ट्रिक अम्ल पाया जाता है इमली में। लैक्टिक अम्ल किसमें पाया जाता है, दही के अंदर। चिट्टी के डंक और नेट्रल के डंक में कौन सा अम्ल होता है, मेथेनोइक अम्ल, या कहीं कहीं मिलेगा आपको फॉर्मिक अम्ल। आगे, दांतों का क्षय यानी दांतों का नष्ट होना कब प्रारंभ होता है, तो जब मुंह की जो पीएच वैल्यू है वो कितनी, वो 5.5 से कम होती है। हमारे पेट में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl जठर रस के माध्यम से आमाशय के अंदर उत्पन्न होता है। अगला, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन की विक्रिया से उत्पन्न लवण क्या होगा, देखो HCl प्लस NaOH, इनसे उत्पन्न होने वाला लवण NaCl प्लस H2O, तो क्या होगा, सोडियम क्लोराइड। धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र Na2CO3 10H2O। फिर अगला, बेकिंग सोडे का रासायनिक नाम क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट Na2CO3। बेकिंग सोडे का रासायनिक नाम, तो सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। ठीक है, NaHCO3। अगला, पोटेशियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होगा, KNO3। अगला, जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है धोने के सोडे का Na2CO3 10H2O का। अगला, अग्निशामक में किस सोडा अम्ल का उपयोग किया जाता है, तो अग्निशामक के अंदर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 का उपयोग आपका अग्निशामक के अंदर किया जाता है। फिर सल्फेट, अर्धहाइड्रेट अथवा हेमीहाइड्रेट का दूसरा नाम क्या है, POP प्लास्टर ऑफ पेरिस। विरंजक चूर्ण CaOCl2। जिप्सम CaSO4 2H2O। ये सारे सूत्र आपको अच्छे से याद रखने हैं। आगे, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है, तो CaSO4 2H2O। फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है, वो है आपका मेथेनोइक अम्ल। अगला, अम्ल का पीएच कितना होता है, 7 से कम होता है। फिर निम्नलिखित में से कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया कर देती है, तो आपकी CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, ये चूने के पानी को क्या कर देती है, ये चूने के पानी को दूधिया कर देती है। फिर निम्न में से कौन भस्म यानी सार नहीं है, तो जो आपका NaCl है वो एक लवण है, ये सार नहीं है। अगला, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सिरका के अंदर एसिटिक अम्ल पाया जाता है। अम्ल और सार आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण और जल बनाते हैं। अम्लीय वर्षा के पीएच का मान कितना होना है, तो अम्लीय वर्षा का जो पीएच मान होता है वो 5.6 से कम होता है। फिर निम्नांकित में से कौन सा प्राकृतिक सूचक है, तो आपका हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है। कौन सा क्षारीय ऑक्साइड है, तो क्षारीय ऑक्साइड कौन सा है, Na2O, ये आपका एक क्षारीय ऑक्साइड है। फिर बेकिंग पाउडर किसका मिश्रण है, तो बेकिंग पाउडर आपका मिश्रण है वो है NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट और टॉर्ट्रिक अम्ल का, इन दोनों के मिलने से क्या बनता है, बेकिंग पाउडर बनता है। ठीक, तो इस तरह हमने आपके चैप्टर 2 के जितने भी इंपॉर्टेंट MCQ बन रहे थे उन सभी की चर्चा बहुत अच्छे से कर दी है। उम्मीद करता हूं सभी प्रकार के प्रश्न आपको बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। तो यदि आपको मेरी क्लास और ये मेहनत
पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, जय भारत।